मेरा नाम सलोनी है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन बाहर भागी। मैं जैसे ही दरवाज़े तक पहुंची, मैंने देखा कि भाभी रोते हुए अंदर आई और भागते-भागते अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, जबकि मम्मी उनके पीछे से अंदर आई। मैंने जब मम्मी से भाभी की रोने की वजह पूछी, तो वो मुझसे कहने लगी, "वो तो ड्रामा कर रही है, उस पर ध्यान न देकर अपनी परीक्षा पर ध्यान दो।" मम्मी की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि भाभी तो इतनी अच्छी है, इतनी सीधी-सादी है, तो किसी भी किस्म का ड्रामा या मक्कारी भी तो नहीं, फिर भी मम्मी ऐसे क्यों कह रही है? यह सोचते हुए मैं परेशानी से अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। पूरा दिन यूं ही खामोशी में उदास से गुजरा था। पूरे दिन भाभी कमरे में बाहर नहीं थी और मेरी परीक्षा आने वाली थी। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मजबूरन खाना भी मम्मी ही बना रही थी। यह मेरे लिए आज के दिन का दूसरा सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जब से भाभी शादी करके घर में आई है, उन्होंने मुझे और मम्मी को किचन में कदम रखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो किचन का सभी काम खुद ही बहुत अच्छे से करती थी। मेरे भाई दूसरे शहर में जॉब करते थे, कल वो आने ही वाले थे। अक्सर भाई जब आते थे तब भाभी अपने हाथ से उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती थी और फिर बाद में खुद भी अच्छे से तैयार होकर उनका इंतज़ार करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे यह मामला क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, मुझे बहुत परेशानी में डाल रहा था। लेकिन मैं चुपचाप सब होता हुआ देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे सख्ती से सब बताने के लिए मना किया था और भाभी खुद को कमरे में बंद किए बैठी हुई थी। सुबह हो गई। दूसरा दिन भी ऐसे ही चला गया। भाभी ने खुद को कमरे से नहीं निकाला और आज अभी मम्मी ने खुद भी खाना बनाया। रात जब भाई घर आए तो डाइनिंग टेबल पर भाभी को पाकर मम्मी से उनकी होने न होने की वजह पूछने लगे। मम्मी भी हड़बड़ा कर बहाना बना रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं हैरान होकर मम्मी को देखा तो मम्मी ने मुझे घूर कर चुप रहने का इशारा किया। मैं भी खामोश हो गया और चलो भाई जब कमरे में जाएंगे तो भाभी से बात करके तो बाद में सच वैसे भी सामने आ ही जाएगा। हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली गई, लेकिन भाभी का कमरा अंदर से बंद था। तो भाई को घबराहट होने लगी। वो जल्दी से डुप्लीकेट चाबी लेकर आए और रूम खोलने लगे। भाई जैसे ही रूम में गई तो उन्होंने देखा कि भाभी अभी तक सो रही है। भाई ने जल्दी से अपने रूम को लॉक किया और उनके पास चले गए। मैं पानी लेते मम्मी के कमरे में गई थी और जब वापस आई तो मैंने देखा कि भाई बहुत गुस्से में मम्मी के कमरे में गए, लेकिन मुझे देखकर कहने लगे, छोटी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं भाई का कहना मानते ही एकदम कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मुझे कल से भाभी के रोने की वजह जाननी थी, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगी, जिसको सुनने से मुझे अपने कानों पर शक होने लगा। शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया कि भला मम्मी ऐसे कैसे कर सकती है। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में मम्मी से कह रहे थे, मम्मी आपको भगवान का वास्ता आप मेरी पत्नी की जान छोड़ दें। बहुत सीधी है, वह बहुत सुशील है, आप उससे ऐसा काम नहीं करवाएं। जब भगवान को हमें संतान देनी होगी तो वह खुद दे देगा, लेकिन मैं अब आपसे कह सक रहा हूँ कि आप आज के बाद अगर आपने मेरी पत्नी को किसी 2 टके के बाबा या किसी गली मोहल्ले के पंडित के पास लेकर गई तो याद रखिएगा, मैं अपनी अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चले जाऊंगा और घर छोड़ दूंगा। और यह सिर्फ धमकी नहीं, भाई ने घर छोड़ने की बात पर मम्मी फ़ौरन रोने लगी और कहने लगी कि बेटा यह सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, तुम्हारी संतान का मुख देखने के लिए तो यह जतन कर रही हूँ। बेटा तुझे अगर नहीं पसंद है तो मैं नहीं लेकर जाऊंगी दोबारा उसे, लेकिन बेटा देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू घर छोड़कर नहीं जाना। मैं कैसे रहूँगी तुम लोगों के बिना। मम्मी भाई की बात सुनकर ठंडी पड़ गई। भाई मम्मी की बात सुनकर मम्मी को गले लगाकर रोने लगे और बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि मम्मी मेरी पत्नी बहुत सीधी सादी और सुशील पवित्र औरत है।
उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। भगवान के लिए उसे किसी के सामने न लेकर जाए। मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई उनका माथा चूमकर अपने कमरे में चली गई। भाई के जाते मैं दरवाजे के पीछे से निकलकर अपने रूम में आ गई, लेकिन कमरे में आते ही लगातार अपने कमरे के चक्कर काटने लगी। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या फिर मम्मी भाभी के साथ क्या कर रही थी? मम्मी भाभी को आखिर किस पंडित बाबा के पास लेकर गई थी? क्यों भाई बार बार एक ही बात कर रहे थे कि मेरी पत्नी बहुत पवित्र औरत है, वो ये सब नहीं कर सकती, उसे ही अच्छा नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो दाल में काला है। यह मेरे दिमाग में एकदम आया कि कहीं मम्मी भाभी से कुछ गलत काम तो नहीं करवा रही है। यह सोचते ही मैंने कमरे एकदम अपनी सोच को ना में बदल कर, ऐसा नहीं हो सकता, भला मम्मी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेगी? भला मम्मी अपने ही बेटे का घर क्यों खराब करेगी? लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो भाई बार बार मम्मी से ऐसा क्यों कहता है कि मेरी पत्नी बहुत पवित्र है, बहुत सुशील है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैं ही सोच में बहुत पड़ गई थी। मैं सोच में उलझती जा रही थी। आखिर मैं इन सब सोचों से तंग आ चुकी थी, लेकिन इसलिए सर झटक कर पढ़ने बैठ गई। पूरे 10 दिन तक हम सबके साथ भाई ने गुजारे। अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर चली गई। दिन यूं ही गुजरने लगे, लेकिन अब सब पहले जैसा होने लगा। मम्मी उस दिन की भाई के जाने वाली धमकी के बाद भाभी को किसी भी पंडित या बाबा के पास नहीं लेकर गई थी। इसलिए भाभी बहुत खुश और मतमहीन सी रहती थी। भाभी हर काम पहले की तरह करने लगी और मेरे साथ भी बहुत अच्छा समय बिताती। लेकिन मैं जब भी उनसे बात पूछती, जिस दिन उनके सब बात पूछती तो वो रोते हुए कमरे में आ जाती। वो घबरा कर बात बदल देती और एकदम मेरे पास से उठकर चली जाती। मुझे उनकी इस व्यवहार से बहुत हैरत होती। आखिर भाभी इस तरह घबरा क्यों रही है और मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही? दूसरी तरफ मम्मी का व्यवहार भी मुझे हैरत और परेशानी में डाल रहा था। वो अक्सर भाभी के कमरे में घुसकर उनसे पता नहीं क्या-क्या कहती रहती। लेकिन जैसे मैं उनके कमरे में जाती तो मम्मी और भाभी दोनों ही घबरा जाती। बल्कि मम्मी तो मुझे बहुत गुस्से से बातें भी सुना देती और कभी-कभी तो कमरे से निकल जाने को भी कह देती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और हैरत भी थी कि आखिर ऐसी कौन-सा राज है मम्मी और भाभी में? मम्मी अपना व्यवहार ऐसा क्यों कर रही है, ऐसे कि वह कोई राज छुपा रही हो? कुछ तो था ऐसा जो गलत था, कुछ तो था ऐसा जो मम्मी हम सबसे छुपा कर भाभी से करवा रही थी। लेकिन वो आखिर ऐसा कौन सा रास्ता? मुझे अक्सर ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा परेशान रखते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी मेरी मासूम सी भाभी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन मुझे सच भी तो मालूम नहीं था, ना मैं ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकती थी। इसलिए मैं मजबूर होकर वह खामोशी से सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। अब घर का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा घुटन सा लगने लगा था। भाभी घर का काम करके चुपके से कमरे में जाकर बंद हो जाती थी। भाभी ने अब मेरे पास बैठना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं उसकी वजह यही थी कि जब भी मेरे पास बैठती तो मैं वही सवाल करने लग जाती। इसलिए उन्होंने मुझसे अब दूरी बनानी शुरू कर दी थी। जबकि मम्मी तो गुस्से में घूरती ही रहती थी, जैसे उनका कोई अहम मकसद पूरा न हो रहा हो, जैसे उनका कोई भी काम पूरा ना हो रहा हो। लेकिन मेरे पूछने पर मुझे सख्ती से डांट दिया करती थी। मैं बहुत बेसब्री से भाई का आने का इंतज़ार करने लगी। 2-3 दिन बाद भाई को कॉल करके कहा कि भाई इस बार प्लीज़ जल्दी से घर आ जाना, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। लेकिन भाई ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे पास एकदम आ जाता, लेकिन इस महीने बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कंपनी के बहुत एम्प्लॉयर छुट्टी पर घर गए हैं, इसलिए मैं चाह कर भी नहीं आ सकता बेटा। बस कुछ ही दिन की बात है, फिर मुझे आ ही जाना है। फिर हम घर में बैठकर आराम से बात करेंगे। भाई की मजबूरी को देखते हुए मैं चुपचाप रहना पड़ा। मैं चुपचाप भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन मम्मी की दोस्त हाथ पे मिठाई का डिब्बा लिए घर आई। मम्मी से मिलकर वह
मम्मी की आँखों में इशारा करने लगी। मुझे उनकी हरकत बिल्कुल भी सही नहीं लगी, बल्कि उनकी सारी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब थी। जबकि मम्मी भी उनकी यह अजीब सी हरकत पे उनका पूरा साथ दे रही थी। उनकी यही चीज़ मुझे चौंकने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर गुज़री तभी भाभी नाश्ते से भरी ट्रे लेकर आई। भाभी देख ट्रे रखने के बाद उठकर जाने ही लगी थी, तभी मम्मी की दोस्त सरोज आंटी ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। भाभी ने उनको उनको सवाल भरी नज़रों से देखा। सरोज आंटी ने कुछ भी बोलने से पहले मम्मी बोल पड़ी कि सीमा बेटा, थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, मेरी फ्रेंड आपसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी और उनकी दोस्त बार बार नज़रों से बातें कर रही थी और फिर उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। सरोज आंटी भाभी का हाथ पकड़कर महरूम व्यवहार से कहने लगी कि देखो, अभी 1 साल पूरा ही भी नहीं हुआ मेरे बेटे की शादी को। देखो, मेरी बहू ने मुझे दादी का सुख दे दिया। अपनी शादी से पहले ही साल मेरी बहू ने मेरी गोद में सेहतमंद पोता डाल दिया। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। सरोज आंटी का अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे वो भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। भाभी भी बेचारी सर नीचा करके सुन रही थी। वह और भी कर भी क्या सकती थी। इतनी ही देर में मम्मी की फ्रेंड बोल पड़ी कि अब बाकायदा भाभी से पूछने लगी, तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई अभी तक। भाभी उनका सवाल सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वो नज़रें झुकाए के कहने लगी, सिर हिलाने लगी। ना मैं सिर हिलाने लगी। सरोज आंटी फिर से भाभी का चेहरा छूकर कहने लगी कि बेटा, हो तो तुम बहुत सुंदर, कोई खोट भी नहीं नज़र आता है। तुम में तो आखिर क्या बात है कि अभी तक तुम खाली दामन हो। फिर वह एकदम चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या तुम कहीं बांझ तो नहीं? उनका सवाल सुनकर भाभी रोने लगी और अब उनसे कहने लगी, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। हम भगवान को मजबूर नहीं होगा। जब भगवान को मजबूर होगा तब भगवान मेरी झोली ज़रूर भरेंगे। जबकि आंटी भाभी की बात सुनकर उनका चेहरा मुरझा कर बोली कि बेटी, दुआ के साथ साथ दवा और दम फूँक की ज़रूरी है, लेकिन आजकल के बच्चों को कौन समझाए। उनकी बात सुनते भाभी अपनी आँखों से आंसू साफ करके अपने कमरे में चली गई। आंटी भी मम्मी से मिलकर एकदम चली गई। सरोज आंटी के जाने के बाद भाभी थोड़ी देर में ही अपने कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आई और अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मम्मी, मैं राजी हूँ उस बाबा के पास जाने के लिए, बस यह बात किसी भी तरह अमित को पता नहीं चली। मम्मी मुस्कुरा कर कहने लगी, यह तो तूने बहुत अच्छा फैसला किया, और भला मैं क्यों बताऊंगी अपने बेटे को, बल्कि वो तो यह ख्याल रखना कि किसी की भी तरह यह बात उसके कानों पर ना पहुँचे। भाभी रोते हुए मम्मी से कहने लगी कि बस मुझसे अब और बांझपन के ताने सुने नहीं जाते, और अब मुझसे यह ताने सहे भी नहीं जाते हैं। बस इसलिए मैंने यह फैसला कर लिया कि आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी भी तरह यह बात अमित को पता लगने नहीं दूंगी। भाभी यह कहते हुए और रोते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई। जबकि भाभी के जाते ही मम्मी भी हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। मम्मी का यह व्यवहार मुझे बहुत अजीब लगने लगा, इसलिए मैं भी धीरे धीरे मम्मी के पीछे जाकर उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मैं अंदर झांकने लगी कि मैंने सुना कि मम्मी कह रही थी कि वाह सरोज, क्या एक्टिंग की है तूने, देख तेरा नाटक काम आ गया। तेरे जाते ही मेरी बहू मेरे पास आई और वह कहने लगी कि मुझे जाना है माँ उस बाबा के पास। तेरे जाते ही मेरी बहू बस वो वहाँ जाने के लिए राज़ी होगी, जिसके लिए शायद मैं उसे कभी राज़ी नहीं कर सकती थी। देख सरोज, तेरी चाल में ही मेरी बहू बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अरे, मुझे तो अभी यह यकीन ही नहीं आ रहा है, क्या मेरी बहू उस बाबा के पास जाने के लिए मान गई। मम्मी खुशी खुशी बोले जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब और खड़ी नहीं रह सकती। अभी मैं खड़ी रही तो चक्कर खा के गिर जाऊंगी। मेरे लिए यही सोचना ही
ही जान का बवाल था कि मम्मी ने किसी तरह भाभी को अपने घिनौने जाल में फंसाया। भला मम्मी ऐसे कैसे कर सकती है? मैं यही सब सोचने में मगन थी जब मुझे मम्मी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे से निकलकर एकदम अपने कमरे में आ गई। मम्मी भाभी के कमरे में जाकर भाभी से बोली कि कल शाम को तैयार रहना, हम 5 बजे बाबा के पास चलेंगे। मम्मी और भाभी तो रात को खाना खाकर अपने अपने रूम में जाकर सो गए, लेकिन ना तो मुझसे खाना खाया गया और ना ही पूरी रात नींद आई। मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही और बस यही सोचती रही कि आखिर कल मम्मी भाभी के साथ क्या करने वाली है। आखिर वह कौन से बाबा के पास जाने की बातें कर रही है। भाभी की इन्हीं सोचों में पता नहीं मेरी आंखें कब लगी, मुझे पता ही नहीं चला। देर रात से सोने की वजह से सुबह मेरी आंखें बहुत लेट खुली थी। मैं जल्दी जल्दी उठकर बाहर भागी। मुझे यह सोच परेशान कर रही थी कि कहीं मम्मी भाभी को लेकर चली तो नहीं गई। लेकिन मैं जब आंगन में गई तो मैंने देखा कि भाभी वहीं पर ऐसे ही टेंशन में वक्त गुजरता जा रहा गया और शाम हो गई। शाम को मैंने भाभी को देखा तैयार खड़ी थी, मम्मी का इंतज़ार कर रही थी, जबकि मम्मी पता नहीं किससे अंदर अपने कमरे में बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई और भाभी से कहने लगी, अब तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी की बात सुनकर भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई, आखिर मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेकार जाने दी। फिर मैंने सोचा कि शायद मम्मी के दिल में भगवान का डर आ गया। मैं खुश होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि मम्मी एक बड़ी सी पोटली उठाए घबराते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आप इस तरह कहाँ जा रही? तो मम्मी फ़ौरन मुझे गुस्से से बोलने लगी, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। तुम मेरी बेटी हो ना कि मैं तुम्हारी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं मम्मी के यह व्यवहार देखकर बहुत हैरान हुई और फिर चुपचाप किचन जाकर अपने लिए चाय बनाने के बाद मैं वहीं बाहर बैठकर पीने लगी। अभी मैंने 2-3 घूंट पिए थे, मैंने देखा कि मम्मी जल्दी जल्दी दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सीधे भाभी के कमरे में चली गई। मैं भी अपनी चाय छोड़ उनके पीछे भाभी के कमरे में चली गई। मम्मी ने अपने दुपट्टे से एक बोतल खोलकर भाभी को दी और कहने लगी, बाबा ने ये तेल दिया है और वो कह रहे हैं कि अगर यह तेल उन्होंने बांझ औरतों के लिए तैयार किया है, वो जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियां से बना है यह तेल। बाबा कह रहे थे कि तुम्हें रोज़ाना यह तेल अपने पेट में लगाना होगा, देखना है कि तुम कुछ दिन में ही गर्भवती हो जाएगी। और सबसे अहम बात यह की है कि इस तेल में बाबा ने कोई मंत्र पढ़ के फूके हैं। वो कह रहे थे कि अगर किसी का पति नामर्द हो तब भी उसकी पत्नी तेल लगाने से गर्भवती हो जाएगी। भाभी ने मम्मी की बातों पर यकीन करके वह तेल लगा लिया, लेकिन मुझे तो उस बाबा की किसी भी बात पर यकीन नहीं था और ना ही उस जड़ी बूटी वाले तेल पर यकीन नहीं था। आखिर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि अभी तक ऐसा कोई भी तेल साइंस नहीं बना पाई। यह तो सरासर झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यह सब सोच ही रही थी तभी भाई के जोरदार नमस्ते करने की आवाज़ में मेरी होश में आ गई और खुशी से उनके गले में झूल गई। भाई मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया कि बस मुझे आप से मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने यह सब कहा। अब घर का माहौल खुशगवार हो गया था। मम्मी भाई से छुपकर वो तेल रोज रात भाभी को लगा रही थी और भाभी भी चुपचाप वह तेल लगवा रही थी, क्योंकि वह तो माँ बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी से मम्मी के पास आई और कहने लगी, मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली है। मम्मी खुशी से भाभी के गले लगाकर उनके कान में धीरे से बोली, देखा बाबा जी के तेल का करिश्मा। भाभी जोर जोर से हाँ में सिर हिलाने लगी, लेकिन मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए भाभी के कमरे में गई और वह तेल चुपके से अपने दुपट्टे में छुपाकर अपने कमरे में ले आई। अब मैंने मम्मी और भाभी से चुप कर वह तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आंखें बाहर को आ गई। मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया हो, जैसे मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मैं सच में गर्भवती हो चुकी थी। यकीन नहीं कर पा रही थी सिर्फ यह तेल की बदौलत ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसलिए अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं वह तेल की बोतल अपने साथ ले गई और
यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैंने सीधा लेबोरेटरी गई और वहाँ के डीन से बात करके 4-5 एक्सपेरिमेंट टीचर की निगरानी में उस तेल का टेस्ट करवाया। टेस्ट में जो राज मेरे सामने आए मुझे हैरान कर दिया। मैं अपनी सोच समझने की शक्ति भूल चुकी थी। मैं हैरत में दंग बस वह तेल को देखे जा रहे थे। मैं जल्दी से वो तेल पकड़कर अपने घर भागी। मेरा नाम सलोनी है। मैं MBBS पढ़ रही थी। हम 2 बहन भाई हैं। मेरे पिताजी 6 साल पहले ही इस दुनिया से चले गए। मेरे भाई की शादी मेरे पापा के दोस्त की बेटी से हुई। गर्भवती होने के बाद जब मैं तेल टेस्ट कराने के लिए लेबोरेटरी पहुंची तो मुझे मालूम हुआ कि वह सादा सा नारियल का तेल है। इसमें किसी भी तरह का कोई जड़ी बूटी या कोई और दवाई शामिल नहीं है। इस बात नहीं मुझे बहुत हैरान कर दिया। इसलिए मैं तेल पकड़कर जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी से मैं सीधा हॉस्पिटल आई और सीधा अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ते ही डॉक्टर मुझसे कहने लगे कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग की वजह से लगातार उल्टियाँ आ रही है। यह सुनकर तो मैं अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई कि एक बड़ी लड़की होने के बावजूद मैंने इन बातों को कैसे यकीन कर सकती है। डॉक्टर की बातें के बाद मैं घर वापस आई और आते ही भाभी को बुलाकर उस तेल की सच्चाई बताने लगी। मम्मी तो यह सुनते ही सदमे में चली गई, जबकि भाभी रोते हुए कहने लगी, मुझे तो पहले से ही वह बाबा फरेबी लगता था। जब मैं पहली बार गई तो उसके पास तो उसने शख्स ने कभी मेरे हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर अपना बाजू रख देता। मैंने मम्मी से यह सब बातें बताई, लेकिन मम्मी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मम्मी का भरोसा टूटा तो रोते हुए कहने लगी कि मैं तो अपने बेटे के संतान को देखने की खातिर इतनी अंधी हो गई कि उस फरेबी को पहचान नहीं सकी। यह मामूली सा तेल उसने मुझे 3 तोले सोने और 2 लाख से ले लिया। मम्मी रोते हुए अपना माथा पीटने लगी। आखिर मैंने यह क्या कर दिया? हाय मेरी दौलत! और मैं तो अफसोस दूसरों को देखने लगी। भाई ने एकदम ढोंगी और फरेबी बाबा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। क्योंकि उस बाबा के खिलाफ पहले ही बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज थी, इसलिए अगले ही दिन उस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका ठिकाना भी मुकम्मल तौर से बंद करवा दिया गया। भाई उस बाबा को अंजाम बताकर बस इतना बोले कि मम्मी, अगर इस दुनिया में भगवान के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, वह तो मेरे भगवान की मर्जी से, इसलिए भगवान का यह यकीन करने पर हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन उसके लिए सब्र करना शर्त है। काश आपने भी भगवान पर यकीन किया होता और सब्र के साथ काम किया होता तो आज आपकी सदियों की जमा पूंजी लुटा कर ना बैठी होती। मम्मी ने रोते हुए हमें सिर हिला दिया। शायद भाई की बातें समझ में आने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।